अपने सिलेबस को जानना पहली प्राथमिकता होती है। कितने कितने टॉपिक को लेकर के, कितना टाइम पीरियड लेकर के बनाया गया है। तो 2 पार्ट में आपका पूरा का पूरा सिलेबस टूटता है। तो ये पहले टॉपिक में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मनी एंड बैंकिंग सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक बन जाता है, अध्याय बन जाता है। हेलो प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, आइए आपका भरपूर स्वागत है आपके प्यारे से परिवार विद्याकुल में। प्यारे लाल लालियों, प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का शिक्षक विशाल विक्रम सिंह आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब आपकी जो पढ़ाई है 11th के बाद 12th में इकोनॉमिक्स के साथ, उसमें सबसे बड़ा और अहम मुद्दा बन जाता है कि सिलेबस क्या है। अर्थात इकोनॉमिक्स का सिलेबस जो डिस्कशन है, आज हम वो चीजें करने वाले हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि अपने सिलेबस को जानना सबसे पहली प्राथमिकता होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों? अपने सिलेबस को जानना पहली प्राथमिकता होती है। इस सिलेबस को डिजाइन करना, सिलेबस को समझाना कि भाई हम लोग चरणबद्ध तरीके से स्टेप वाइज कैसे चीजों को कंप्लीट करने वाले हैं, किसके बाद कौन सा टॉपिक आने वाला है। एक एक अध्याय आपका कितने कितने टॉपिक को लेकर के, कितना टाइम पीरियड लेकर के बनाया गया है और कितना आप उस पर ध्यान देने वाले हैं। इन्हीं बातों का खास ख्याल रखते हुए मैं आज आपके सामने इकोनॉमिक्स सिलेबस को डिस्कस करने जा रहा हूं। तो पहली समस्या आपको यह समझ समाप्त हो जाती है सिलेबस जानने के बाद कि हमको पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है। तो आइए अंत तक बने रहिए हमारे साथ। आज हम लोग सिलेबस डिस्कशन का ये मुद्दा कंप्लीट करने वाले हैं। शुरू करते हैं भाई। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इकोनॉमिक्स 12th के इकोनॉमिक्स में अगर आप देख पा रहे हो, नहीं जानते हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि आपके पास 2 बुकें होती हैं। कितनी बुकें होती हैं प्यारे बच्चों? 2 बुक होती हैं। एक आपका होता है समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय नाम से, और ये आपकी एनसीईआरटी भी होती है, एससीईआरटी भी आप मान लें, ठीक है। तो स्टेट वाले में जाओ चाहे वैसे जाओ, तो आपको एक बुक मिलेगी जो इस टाइप की होगी, समष्टि अर्थशास्त्र या समष्टि भावी अर्थशास्त्र इसे कहते हैं, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो 2 पार्ट में आपका पूरा का पूरा सिलेबस टूटता है, एक माइक्रो के साथ, वेस्टी के साथ, और एक मैक्रो के साथ, समष्टि के साथ। तो समष्टि के पहले हम 6 चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक इसी तरीके से वेस्टी अर्थशास्त्र में भी, मतलब बुक सेकंड में भी आपके 6 चैप्टर हैं। तो ये 6 चैप्टर मिलकर के 12 चैप्टर आपको 12th में पढ़ने होते हैं। मतलब 12th में 12 चैप्टर है इकोनॉमिक्स में। क्लियर है? अब आगे देखिए, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपको कहीं ना कहीं ये दिक्कत आती है इकोनॉमिक्स को लेकर के कि भाई इसके कुछ कीवर्ड्स हैं, तो टॉपिक हो या चैप्टर हो, उनके नाम में भी। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, और इसमें आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप उसका जो इंग्लिश वर्जन है, इंग्लिश पार्ट है, इंग्लिश में है, उसकी शब्दावलियां, उसको मैं साथ में लेकर के आया हूं। तो अपनी कॉपी पेन उठा लो, एक बार इसे लिख डालो, तो एक पार्ट आपका समाप्त हो जाएगा डिस्कशन का मुद्दा कि हमको पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, किस अध्याय में, किस चैप्टर में कितने टॉपिक बनते हैं। क्लियर है? तो यहां बाइलिंगुअल होने वाला है ये सारा का सारा सिलेबस। क्लियर? तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब देखो, सबसे पहली बात है कि अध्याय 1 क्या है? परिचय। अध्याय क्या है? पहला अध्याय जो परिचय नाम से है, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। क्या है? चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन का है। अब यहां से परिचय किसका होगा? बुक आपके सामने लगी हुई है, अगर आपको खरीदना है तो यही वाली बुक आपके लिए होगी, और ये चैप्टर मैच होने चाहिए। क्लियर है? तो सबसे पहले समष्टि का परिचय, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक की अगर हम बात करें, सबसे पहली बात करें तो ये चीजें हो जाती हैं। फिर इसके बाद में अब दूसरा आता है इसी की विशेषताएं,
समष्टि की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। फिर दूसरा है इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। फिर तीसरा है इसका उद्भव, इवोल्यूशन ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। फिर महत्वपूर्ण क्षेत्रक, इंपॉर्टेंट सेक्टर। अब देखो, अगर आपका पहला चैप्टर देखा जाए, इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर देखा जाए, तो उसमें आपको ये छोटी छोटी बातें, ये छोटे छोटे टॉपिक मिलेंगे। समष्टि का परिचय क्या है, ये कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, अर्थात इसका उद्भव कहाँ से हुआ, समष्टि की अपनी परिभाषाएं, उसकी विशेषता क्या है, यह भी इसी में पढ़ना है। साथ ही साथ हमको यह भी पढ़ना है कि इसमें कौन कौन से सेक्टर होते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, यहाँ जब सेक्टर की हम लोग बात करते हैं, जब हम सेक्टर की बात करते हैं तो इसमें हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, एक तो फर्म है, दूसरा परिवार है, तीसरा बाह्य व्यापार है। तो इसे भी हम लोग जानते हैं और समझते हैं। इन्हीं बातों के साथ एक क्या हो जाता है, परिवार, पारिवारिक क्षेत्र हो जाता है, फैमिली कहते हैं। दूसरे को हम लोग कहते हैं फर्म, इंडस्ट्री कह दें, उद्योग कह दें, सरकारी क्षेत्र हो जाता है तीसरा, और चौथा हो जाता है बाह्य व्यापार। क्या हो जाता है, बाह्य क्षेत्र। ठीक, तो इनको भी हम लोग पढ़ते हैं इसी में। और उद्भव की बात करें तो 1929 में इसका उद्भव हुआ, जब हमारे पास क्या हो रहा था, एक बड़ी बड़ी अव्यवस्था थी, जिसको हम लोग महामंदी का, ग्रेट डिप्रेशन की बात करते हैं। तो उस समय ही समष्टि का उद्भव हुआ था जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा। तो ये पहले टॉपिक में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक इसी तरीके से जब दूसरा अध्याय आपका शुरू होता है तो राष्ट्रीय आय का लेखांकन कहते हैं। राष्ट्रीय आय का लेखांकन, अकाउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम। पहला, इसमें पहला टॉपिक आपका जो बन जाता है प्यारे बच्चों, वो क्या बनता है, वस्तुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। दूसरा बनता है स्टॉक एंड फ्लो। तीसरा आपका टॉपिक बनता है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको आप जीडीपी कहते हो। क्या कहते हो प्यारे साथियों, क्या कहते हो प्यारे बच्चों, जीडीपी कहते हो। और जीडीपी का कैलकुलेशन, जीडीपी में बहुत सारे सूत्र हैं, उनको भी समझने की बात होती है। फिर आपका होता है इन्वेस्टमेंट, निवेश भी आप पढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां, मैं इन्हीं की बात कर रहा था। उत्पादन विधि होता है, व्यय विधि होता है, आय विधि होता है। तो 3 प्रकार की इसमें विधियां भी आपको पढ़ने को मिलती हैं, आय विधि, उत्पादन विधि और व्यय विधि। साथ ही साथ आपको ये पढ़ना, दोहरी गणना की समस्या क्या होती है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग की बात हो जाती है, इसे भी हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका दूसरा टॉपिक समाप्त होता है। तीसरा आ जाता है आपका मुद्रा और बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक बन जाता है, अध्याय बन जाता है। क्या क्या है इसमें, तो इसमें 3 बड़ी चीजों का आप खास ख्याल रखेंगे। एक तो है मनी का, मुद्रा का, दूसरा इसमें है केंद्रीय बैंक का, सेंट्रल बैंक का, और तीसरा है व्यावसायिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक का। तो ये 3 टॉपिक इसमें बड़े हैं, उनके छोटे छोटे कंटेंट किस प्रकार से आप ऐसे देखिएगा। सबसे पहले डिटर्मिनेशन, डेफिनेशन ऑफ मनी। फिर इसके बाद में है मुद्रा के कार्य, मतलब फंक्शन एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, ये भी देखना है। वस्तु विनिमय है, बार्टर सिस्टम है। फिर मुद्रा की मांग है, डिमांड ऑफ मनी है, डिमांड फॉर मनी है। ठीक है, मुद्रा की आपूर्ति के घटक तो कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई हैं। फिर केंद्रीय बैंक है, मतलब केंद्रीय बैंक का मतलब ये हो गया आरबीआई की आपकी बात करनी है। आरबीआई कैसे सॉरी स्थापना हुई, आरबीआई किस तरीके से काम करता है, रेगुलेशन उसका क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी वो कैसे बनाता है, और किस प्रकार से मुद्रा का निर्गमन करता है। तो आरबीआई की स्थापना से लेकर के उसके जितने भी फंक्शन हैं वो भी आपको पढ़ने हैं। इंट्रोडक्शन एंड द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, क्लियर हुआ इतना। फिर इसके बाद में साख नियंत्रण, साख नियंत्रण को भी, जो क्रेडिट कंट्रोल की बात है, इसे भी आप पढ़ते हो। इसी में आता है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी को भी आपको इसी में डिस्कस करना होता है। कैसे करना होता है, तो इनके जो संगठक हैं, जो इनके बैंक हैं, बाकी सब, चाहे वो ग्रामीण बैंक हो, चाहे कॉमर्शियल बैंक हो, इन सब को भी यहीं पढ़ना होता है। वैसे बैंकों को खास यहाँ पे बातें नहीं, बैंक कितने प्रकार के, क्या चीजें हैं, लेकिन फंक्शन ऑफ बैंकिंग, मतलब बैंकिंग का जो भी काम है वो हमें पढ़ना है। क्या क्या चीजें पढ़ना है, कि वो कैसे जमा करता है, कैसे वहां पे निकासी होती है, किस प्रकार से वह डिमांड डिपॉजिट की बात करता है, और साख नियंत्रण में या साख के विस्तार में
जो क्रेडिट क्रिएशन है या क्रेडिट कंट्रोल है उसमें किस प्रकार से आरबीआई की गाइडलाइन का पालन होता है, किसके द्वारा, तो इन कॉमर्शियल बैंकों द्वारा। लास्ट में है आरबीआई और व्यावसायिक बैंकों में अंतर, डिफरेंस बिटवीन कॉमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई। तो ये पूरा का पूरा ये पार्ट हो जाता है, ये चीजें यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कुछ यहाँ पे सूत्र भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद का जो टॉपिक बनता है आपका प्यारे साथियों वो आय निर्धारण है। क्या है, आय, कहीं कहीं लिखा है आय एवं रोजगार निर्धारण। क्लियर है, तो ये चौथा अध्याय बन जाता है चैप्टर 4 इनकम डिटर्मिनेशन। इनकम डिटर्मिनेशन को आप पढ़ते हैं, क्या क्या है सर इसमें, तो इफेक्टिव डिमांड की बात है, प्रभावी मांग की बात है, फिर फुल एम्प्लॉयमेंट है, पूर्ण रोजगार की बात है, फिर इसी पूर्ण रोजगार का मल्टीप्लायर भी आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, मल्टीप्लायर भी पढ़ना है, साथ ही साथ उपभोग की प्रवृत्ति और बचत की प्रवृत्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत सारे फार्मूले आपको देखने को मिलते हैं। मतलब क्या हुआ कि अगर y है आपके सामने तो c प्लस s की बात होती है, इसमें c प्लस s की चर्चा होती है यहाँ पर। ये चीजें आपको बचत में भी और उपभोग में भी दिखाई देंगी। मतलब ये कंजम्पशन जो है और साथ ही साथ जो सेविंग है वो अर्निंग के बराबर होती है। ये वाला फार्मूला पूरे इसमें चलता रहेगा। क्लियर है, फिर इसी में एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई के अलावा इसमें प्रोपेंसिटी टू सेव और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसकी बात होगी। एवरेज प्रोपेंसिटी, एवरेज कंज्यूम की बात होगी, एवरेज सेविंग की बात होगी, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसकी भी चर्चा होगी एमपीएस और एमपीसी की। तो यहाँ पर ये वाला जो टॉपिक हो जाता है, ये वाला जो चैप्टर होता है, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं, जैसे एपीएस और एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। ये वाला भी फार्मूला यहीं पर दिखाई देता है, शायद आप लोगों को पता हो, नहीं पता है तो यहाँ से ये चीज़ें बन जाती हैं। ये ऐसे फार्मूले यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। इसी तरीके से यहाँ एक फार्मूला और आएगा जो हम लोगों को पढ़ना होगा, एमपीसी और एमपीएस इक्वल्स टू 1, ये भी बनता है। क्लियर है, ये भी बनता है प्यारे बच्चों। और ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी मतलब सीमांत बचत प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का पूरा मान 1 हो जाता है। इसका भी डेरिवेशन या इसके भी सूत्र हमको यहाँ पे समझने को मिलते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, इसके टाइप क्या होते हैं बेरोजगारी के, ऐच्छिक और अनैच्छिक पढ़ना होता है, इसमें भी 2 पार्ट हो जाता है। फिर इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन के घटक क्या हैं, इन्फ्लेशन क्यों होती है और इनको रोकने का तरीका क्या है, इसे भी इसमें पढ़ना होता है अध्याय 4 में। इसके बाद आपका 5वां अध्याय आता है, और 5वां अध्याय क्या है भाई, तो ये गवर्नमेंट का अपना बजट है, मतलब सरकारी बजट है। बजट क्या होता है, बजट के प्रकार क्या हैं, बजट बनाने के उद्देश्य क्या हैं, साथ ही साथ बजट के घटक कौन कौन से हैं, मतलब सीमा, अगर प्राप्तियों की बात की जाए या उसके व्यय की बात की जाए, मतलब एक्सपेंडिचर कितना है और रिसिप्ट्स कितना है, इन दोनों बातों को भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो ये कैसे, बजट के घटक में भी हमको एक तो व्यय है और एक प्राप्तियां, ये देखने को मिलता है। फिर व्यय का इसका परिचय और इसके उद्देश्य, इंट्रोडक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट, ये देखने को मिलता है। और ये टॉपिक भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्लियर है, फिर इसके बाद है घाटे के बजट का प्रकार। जब बजट के प्रकार हम पढ़ते हैं तो उसमें घाटे का भी बजट होता है, और घाटे के बजट को द टाइप ऑफ डेफिसिट बजट, इसे देखते हैं। अगर बजट के प्रकार कितने हैं और बजट के सिद्धांत कितने हैं, फिर बजट नियंत्रण के उपाय के, अगर बजट घाटे का है तो वो क्यों बनता है घाटे का बजट, इस पर भी चर्चा की जाती है। अगर घाटे के बजट को नियंत्रित करना कि घाटा कम हो तो कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, वह भी चर्चा हम लोग यहीं पर करते हैं। मतलब आप एक तरह से आप ये जाने कि बजट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट भी इसमें आर्टिकल हैं 112, आर्टिकल 112, तो उसको आप जो जानते हैं उसमें आप धन विधेयक की बात करते हैं, वित्त विधेयक की बात करते हैं, वो सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनल का पार्ट हो जाता है। लेकिन उसकी जो सिद्धांत है, बजट कैसे बनाया जाता है, बाकी चीज़ें आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ने को मिलती हैं। तो ये बजट वाला हो जाता है अध्याय 5। इसके बाद हम लोग ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं। बिना इस टॉपिक के मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र का कोई औचित्य नहीं होता है प्यारे साथियों।
कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट है, कोई भी तत्व है, एलिमेंट है, तो वो यही एलिमेंट है जो मैक्रो को माइक्रो से अलग करता है। समष्टि और व्यष्टि में जो अंतर है वो इसी के कारण है, क्योंकि खुली अर्थव्यवस्था है। इसका मतलब क्या हुआ, एक देश की इकोनॉमी दूसरे देश के साथ ज्वाइंट होती है, लेन देन करती है, निर्यात और आयात करती है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करती है। आई होप ये बातें क्लियर हो गई होंगी। तो यहां पर हम लोग ओपन इकोनॉमी में क्या क्या चीजें पढ़ना है आपको, भुगतान शेष, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसको बीओपी कहते हैं। फिर आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, बीओटी कहते हैं। तो ये दोनों इसमें पढ़ने होते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड और भुगतान शेष। फिर भुगतान शेष में अगर असंतुलन है, मतलब आयात निर्यात में अगर असंतुलन है, तो उसके कारण क्या है, कॉजेज ऑफ द इम्बैलेंस, और फिर उसके मेजर ऑफ इम्बैलेंस। ठीक है, तो ये कैसे, इसके उपाय क्या किए जाएं, उसको भी ध्यान देना होता है। फिर ट्रेड बैलेंस होता है, विनिमय दर के प्रकार आ जाते हैं, टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट आ जाता है जिसमें फिक्स एक्सचेंज रेट आती है, स्थिर विनिमय दर की बात करते हैं आप, फिर लोचशील आती है, फ्लैक्सिबल एक्सचेंज रेट आता है, विनिमय दर का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ द क्या, तो डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, कैसे विनिमय दर का मतलब हो गया एक देश से दूसरे देश को आयात निर्यात किए जाने वाली वो इकाई, वो दर, वो रेशियो जिस पर हम लोग आयात निर्यात या विनिमय करते हैं, एक देश का दूसरे देश के साथ ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो इसको भी हमको समझना है। फिर इसी विनिमय दर में मूल्य का अवमूल्यन या मुद्रा का ह्रास करते हैं या अवमूल्यन करते हैं, दोनों बड़ी संकल्पनाएं भी आपको यहाँ पे पढ़नी होती है। मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन कहलाता है, डिवैल्यूएशन कहलाता है, अवमूल्यन। क्लियर है। और एक भाई विमुद्रीकरण होता है, एक और भी कॉन्सेप्ट है, विमुद्रीकरण आता है। क्लियर, मतलब मुद्रा को चलन से बाहर कर देना, मुद्रा का रेट ही कम कर देना। क्लियर है। और पूंजीगत वस्तुओं का जब निरंतर उपयोग हो रहा है, कैपिटल गुड्स का, तो उनमें जो भी चीजें हरासमेंट आती हैं उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। यही चीजें ये पढ़नी होती। तो ये अंतिम टॉपिक था। फिर अब आपके दूसरी बुक स्टार्ट हो जाती है प्यारे साथियों। दूसरा बुक सर, बिल्कुल हाँ सही समझ रहे हैं आप, व्यष्टि एक परिचय। जैसे आप समष्टि एक परिचय पढ़ रहे थे, वैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय दूसरी बुक हो जाती है, आपकी सेकंड बुक हो जाती है। और ये उसकी पिक आपके सामने लगी होती है, आपको यही बुक परचेज करना है, यही आपको पढ़ना है। क्या है, अध्याय 1 परिचय है, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें ध्यान देना है, इसमें एक एक चीजें बारीकी से, यूनिट, ठीक है, न्यूक्लियर वाली स्थिति में ना होकर के एक एक पॉइंट को डिस्कस करना होता है, यूनिट को डिस्कस करना होता है। मतलब बाजार को हमको डिस्कस करना है, हमको फर्म को डिस्कस करना है, हमको एक कंज्यूमर को डिस्कस करना है, उसकी कैपेसिटी, उसकी परचेजिंग पावर डिस्कस करनी है। एक वस्तु की गुड हो या सर्विस हो, उसका हमको मार्केट रेट देखना है, उसका हम लोगों को सप्लाई देखना है, डिमांड देखना है। तो ये होती है व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर है। आइए देखते हैं इसके टॉपिक क्या क्या है। तो यहां से आपका इंट्रोडक्शन होता है अर्थशास्त्र का, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। क्लियर है। फिर आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटी या फंक्शन हो जाती हैं, ये 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है, इसमें उत्पादन होता है, उपभोग होता है, विनिमय होता है, वितरण होता है और राजस्व होता है। क्लियर। तो एक तो ये चीज हो जाती है। फिर महत्वपूर्ण समस्याएं, क्या करें, किसका उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, उस बात का वितरण कैसे करें। तो ये समस्या भी आपको यहाँ पे 3 मेजर समस्याएं, ठीक है, प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। फिर इसके बाद आता है बाजार अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, कैसे काम करती है। केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ठीक है, मतलब सरकार का रोल कहाँ होता है और कहाँ पर सरकार और साथ ही साथ जो पूंजीवादी लोग होते हैं, मतलब उद्यमी होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो कहाँ मिलकर के काम करते हैं। तो इसे भी यहाँ पे पढ़ने को मिलता है। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, उसे भी हमको पढ़ना है, मिक्स इकोनॉमी भी। व्यष्टि का परिचय, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो, ये भी होता है। फिर उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसको पीपीसी कर्व कहते हैं, पीपीसी कर्व कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये पहला चैप्टर था दूसरी बुक का, जिस बुक को हम लोग कह रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर है। इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं। फिर इसमें आता है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर। इसमें सबसे पहले आती है यूटिलिटी, यूटिलिटी क्या होती है उसका इंट्रोडक्शन है।
फिर उपयोगिता के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, फिर उपभोक्ता बंडल आता है, कंज्यूमर बंडल आता है। इसमें क्या क्या उपभोक्ता अपने लिए अपनी एक निश्चित आय में एक निश्चित समय में क्या क्या चीजें खरीद सकता है उसकी बात होती है। और यहाँ पे उपभोक्ता के प्रकार में हमको 3 प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं, टोटल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी है एंड एवरेज यूटिलिटी है, ये देखने को मिलता है। फिर इसके बाद में बजट रेखा आती है, बजट लाइन आती है कि बजट रेखा किस तरीके से काम करती है मांग के आधार पर और कीमत के आधार पर। एक फिर आता है अनधिमान वक्र, इसको तटस्थता वक्र भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। इसे भी यहाँ पे कर्व आपको बहुत मिलेंगे, आईसी कर्व कहते हैं, आईसी वक्र कहते हैं। उसकी कैरेक्टर क्या होते हैं, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, उसको कैसे बनाते हैं और कैसे ये काम करता है, किस कॉन्सेप्ट किस सिद्धांत पे काम करता है, इसे यहाँ पे पढ़ने की जरूरत महसूस होती है। अनधिमान वक्र की बात की जाती है। फिर आता है प्रतिस्थापन, सीमांत प्रतिस्थापन दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एमआरएस। क्या आता है बेटा, एमआरएस की बात होती है, इसे भी पढ़ने को मिलता है। यहाँ भी आपको कुछ सूत्र और बहुत सारे ग्राफ देखने को मिलेंगे। सबसे ज्यादा तो ग्राफ आपको इसमें देखने को मिलेगा मांग की लोच के प्रकार। इसके 5 प्रकारों पर आपको फोकस करना होगा, 5 प्रकार आपको देखने होंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर वस्तुओं के प्रकार की भी चर्चा होगी, वस्तुओं के प्रकार की चर्चा होगी प्यारे साथियों। टाइप्स ऑफ गुड्स होगा, इसमें क्या क्या होगा कि भाई किस तरीके से उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं, साथ ही साथ उपभोक्ता वस्तुएं ही नहीं, आवश्यक वस्तुएं क्या है, सामान्य वस्तुएं क्या है, गिफिन वस्तुएं क्या है, निम्न कोटि की वस्तुएं क्या हैं। इन वस्तुओं के आधार पर उनकी लोच मतलब इलास्टिसिटी कैसी होगी, ठीक है। टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसकी चर्चा यहाँ पर हो जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपका होता है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, उत्पादन तथा लागत, तीसरा टॉपिक हो जाता है। और यह है सबसे पहले उत्पादन फलन का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन, फलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शन, कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन। अब इसमें भी 3 टाइप आपके बन जाएंगे, टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन और साथ ही साथ एवरेज प्रोडक्शन। क्लियर है? इनमें आपस में क्या क्या रिलेशन है, टीपी एमपी में क्या रिलेशन है, टीपी एपी में क्या रिलेशन है, एमपी और एपी में क्या रिलेशन है, ये बन जाएगा आपका इस तरीके से। तो इसका संबंध आपको देखना होगा। उत्पादन लागत का परिचय, फिर ये दूसरा इसमें सब टॉपिक है, इसी के साथ साथ लागत, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करी है। फिर उत्पादन लागत के भी प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। इसे भी हम लोग 3 टाइप में डिवाइड कर लेते हैं प्यारे बच्चों। क्या है कि भाई टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, एवरेज प्रोडक्शन कितना हुआ, मार्जिनल प्रोडक्शन कितना हुआ, इसकी भी चर्चा होती। यहाँ पर भी बहुत सारे ग्राफ हैं और बहुत सारे सूत्र हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर है? फिर इसके बाद में आता है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत, ठीक है। थ्योरी ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, बहुत अच्छे से ध्यान देना, ये परफेक्ट कंपटीशन वाला चैप्टर है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संप्राप्ति, मतलब हमको रेवेन्यू कितना प्राप्त हो रहा है किसी सामान को बेचने पर, एक तो ये हो गया। फिर संप्राप्ति के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेवेन्यू, पूर्ति की कीमत लोच। अब यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे, वहां हम लोग ईडी पढ़ रहे थे, यहाँ हमको ईएस पढ़ने को मिलेगा। ईएस क्या होता है, क्लियर है? क्या ईएस 1 के समान है, 1 से ज्यादा है, 1 से कम है, इसी के चारों तरफ ये बातें घूमती रहेंगी। ये भी 5 टाइप के हो जाते हैं। जिस तरीके से डिमांड की, इलास्टिक डिमांड की बात हो रही थी 5 प्रकार, वैसे सप्लाई की भी बात 5 प्रकार से की जाएगी, वो भी ग्राफ आपके देखने को मिलेगा। पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है, ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप पढ़ते हैं। पूर्ति लोच का मापन, मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, इसके भी तरीके आपको देखने को मिलेंगे। क्या ये परसेंटेज में करेंगे, बिंदु रेखीय विधि से करेंगे, औसत विधि से करेंगे, यह भी यहाँ पे देखने को मिलेगा जो मार्शल ने बताया था। पूर्ति वक्र का खिसकाव, शिफ्टिंग कैसे होती है। फिर लाभ अधिकतमीकरण की बात होती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात होती है। क्लियर है? फिर पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन। अब परफेक्ट कंपटीशन क्या हो जाता है, कंपटीशन के आधार पे पूरे बाजार का, मार्केट का विवरण या उसका क्लासिफिकेशन। तो एक पार्ट यहां देख लेते हैं परफेक्ट कंपटीशन का, और एक दूसरा जो पार्ट होगा उसको हम लोग नेक्स्ट लास्ट चैप्टर में देखने वाले होते हैं। क्या है फिर इसके बाद, तो बाजार संतुलन है, ठीक है। बाजार संतुलन नाम से ये टॉपिक भी है, ये पूरा चैप्टर है। मार्केट इक्विलिब्रियम,
श्रम बाजार हमको मजदूरी निर्धारण, बेस डिटर्मिनेशन इन लेबर मार्केट, ये देखने को मिलता है। मांग एवं पूर्ति में शिफ्टिंग कैसी है, दोनों में शिफ्टिंग एक साथ देखने को मिलेगी। उच्चतम निर्धारित कीमत क्या है, निम्नतम निर्धारित कीमत क्या है, ये सारे टॉपिक अध्याय 5 में आते हैं, आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं। फिर लास्ट टॉपिक हो जाता है, ये क्रम संख्या के आधार पर 12वां टॉपिक हो जाता है, क्योंकि आपके पूरे इकोनॉमिक्स 12th के इकोनॉमिक्स सिलेबस में 12 अध्याय थे। हमने स्टार्ट में बताया था कि 6 टॉपिक मिलकर के 12 अध्याय हैं। तो दूसरी बुक का ये छठा चैप्टर, अंतिम चैप्टर है। क्या नाम है इसका? नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट, मतलब अपूर्ण प्रतिस्पर्धा या प्रतिस्पर्धा रहित बाजार की स्थिति में आपको कितने टाइप मिलने वाले हैं। तो एकाधिकार बाजार मिलेगा, अल्पाधिकार बाजार मिलेगा, एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार मिलेगा, और कहीं कहीं द्विअधिकारी बाजार भी आपको पढ़ने को मिलता है। क्लियर है? अब देखिए, प्रतिस्पर्धा के आधार पर बाजार का वर्गीकरण हो जाता है, बाजार की विशेषताएं। इसमें अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इसके ये टाइप है, सब टाइप है। एकाधिकार प्रतियोगिता, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, फिर अल्पाधिकार ओलिगोपोली मार्केट, फिर एकाधिकार बाजार मोनोपोलिस्टिक मार्केट। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी है और सिर्फ मोनोपोलिटिक मार्केट भी है। इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस और उसका एक बार रोड मैप आपके सामने मैंने रखा। अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को इसको शेयर करना, और एक बार इसको कॉपी में लिख लेना, नहीं तो ये वीडियो ऐसे ही पड़ी रह जाएगी। इसका सही सदुपयोग यूज तभी होगा जब आपकी कॉपी के पहले पेज में आपका ये सिलेबस लिखा हो। सिर्फ लिखा ही ना हो, जब आप मुझे देख रहे हो, समझ रहे हो, आप लिख भी रहे हो, तो ये परमानेंट मेमोरी में आपके सेव भी हो जाता है। और जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो आपको मैच करने में ये आसानी होती कि अभी हमको किस अध्याय का कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ा है या आगे पढ़ना बाकी। आई होप आपको सिलेबस समझ में आया होगा। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, विद्याकुल के साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।